गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों का क्लास 10th साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, वैसे तो मैं आपसे व्हाट्सएप के थ्रू मिल ही रही हूँ। आप लोगों को इस लॉकडाउन के दौरान मैंने आपको कुछ टास्क दिया था, शायद आप लोगों ने कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया होगा उनको मैं पुनः दोहरा दूंगी कि आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि लॉकडाउन का सही से पालन कीजिए, और जो कीप डिस्टेंसिंग का जो मोदी जी ने जो आपको बोला है वो जरूर कीजिएगा बच्चों। और हमें जो हमारा जो मोटिव है आप लोगों को पढ़ाने का, ज्ञान देने का, हम ज्ञान तो नहीं, जितना बहुत हम जो हम आपस में बैठ के जो एक दूसरे को बता सकते हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग उसे घर में जरूर पढ़ें। अगर आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप लोग अपने आस पड़ोस की दीदियों से जरा कंसल्ट करके जरा इन बुक्स अवेलेबल करवाएं, ताकि आप लोग जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको उचित तरह से नोट बना के उसको पढ़ सकें। बेटा, साइंस में आप लोगों के टोटल 16 चैप्टर हैं, और 16 चैप्टर्स में से आप लोगों के जो 3 पार्ट्स हैं, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स का, तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और संतुलन है रासायनिक अभिक्रियाओं का, वो चैप्टर मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो आज उस चैप्टर का जो प्रथम टॉपिक है मैं आपको उस चैप्टर के बारे में लिख देती हूँ। हमारा जो पहला चैप्टर है साइंस में, क्या नाम बताया मैंने उसका, रासायनिक अभिक्रिया। एवं समीकरण और समीकरण। समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसका मैं आज आपको पर्टिकुलर टॉपिक बताऊंगी। सबसे पहले, जैसा आप लोगों ने क्लास 9th में मैंने बोला था कि आप लोग जरा जो तत्वों के नाम है, कम से कम महत्वपूर्ण तत्वों के नाम जो हमारे आसपास हैं उनका नाम याद कीजिएगा, और जो महत्वपूर्ण यौगिक है उनको जो प्रीवियस क्लास में हमने आयंस बनाने सीखे थे, यौगिक बनाने सीखे थे, उनको जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि हमें ये चैप्टर पढ़ने में और पढ़ाने में आसानी हो। क्योंकि हम साथ साथ आपको बता तो नहीं सकते, तो रिवाइज करने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या बाकी आप कर सकते हैं। लेकिन अब जब एक साथ पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों को ये चीजें पहले से ज्ञात करनी होगी, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और आपके मन में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जब मैंने आप लोगों को बोला है कि परमाणु, अणु, तत्वों, यौगिकों के बारे में आप याद कर लीजिएगा, तो उसके बाद ही हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है स्टार्ट होगी। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि फिजिकल परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन यानी जो चेंज है, हमारे आसपास जो बदलाव होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जो आप लोगों को पता है, और पता नहीं भी है तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए इसके थ्रू, क्योंकि हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे अगल बगल जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजिकल चेंज। और सेकंड है हमारा रासायनिक परिवर्तन। यानी केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। अब आप एक चीज देखिए, हमने भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, यानी हमने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी थी ना, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो जो उनकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होते हैं, बाकी चीजों में मतलब जिस चीज से कोई पदार्थ मिलकर बना हुआ है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कोई भी पदार्थ है वो कण, अणु, आयन से मिलकर बना है, तो उनके जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें उनके कणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी उनके अणु में, आयंस में और परमाणु में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस जो बाहरी स्वरूप है वो चेंज हो जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे ये कॉपी है, ये कॉपी को मैंने खोला, सिंपल सा एग्जाम्पल, अब बंद किया, इसमें कोई चेंज आया, इस कॉपी के स्वरूप के अंदर कोई चेंज आया नहीं आया। लेकिन इसमें जो पेन से लिखा गया है, पेन से लिखने के बाद हम उसे हटा सकते हैं, आप सोचना।
शायद नहीं, हम उसे रबड़ का यूज करके भी नहीं हटा सकते। मतलब उसके जो भौतिक परिवर्तन उसमें जो चेंज हुआ है वो परमानेंट है, यानी जो परमानेंट चेंज होता है उसको क्या कहते हैं हम, रासायनिक परिवर्तन। और जो कुछ समय के लिए क्षणिक है, जो वापस अपनी मूल अवस्था में आ सकता है, उसे कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन। यानी अगर हम दूध से दही की बात करें, कॉमन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, दूध से दही बनाते हैं, तो वो कैसा परिवर्तन हुआ? क्या दही से दूध वापस बन सकता है? शायद नहीं। तो वो कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अगर हम सोचें कि हम बलून फुलाए, बलून में हमने क्या डाली? हवा डाली, फुलाए, और बलून को दोबारा से हवा निकाल दे, तो बलून में कैसा परिवर्तन होगा? क्या बलून की जो बलून में जो आकृति थी वो चेंज होगा? शायद नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो अणु है जिससे मिलकर बलून बना है, गुब्बारा बना है, उसके जो भी कण से मिलकर वो बना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बर्फ से पानी बना और पानी से वाष्प बना, तो वाष्प से दोबारा जब क्या बनेगा? पानी बनेगा, तो उसके जो वास्तविक स्वरूप है उसमें जो आकृति है वो चेंज हो जाएगी, अवस्था चेंज हो सकती है, लेकिन उसके जो कण हैं उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता। उसे कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन। अब आते हैं अर्थ के बारे में, जैसे मोमबत्ती के बारे में आप कहते हैं मोमबत्ती पिघली, दोबारा से मोम बना ना, तो वो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। यही परिवर्तन हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा है, यानी ऐसा परिवर्तन जो पुनः अपनी उस अवस्था में नहीं आ सकता। यानी जिन पदार्थ से कोई पदार्थ मिलकर बना है, वो पदार्थ से कुछ नया ही पदार्थ बन जाएगा। यानी जब नया पदार्थ बना तो अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकता। हम एक बात करते हैं, जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, अगर हमारी ग्रोथ हो रही है तो हमें फिजिकल चेंज तो आया ही आया। इस फिजिकल चेंज के किस कारण से आया होगा? यानी किस कारण से हम अपनी पुनः मूल अवस्था में आ सकते हैं? यानी हमें कुछ अंदर कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होंगे, केमिकल परिवर्तन हो रहे होंगे, जिसके कारण में हमें फिजिकल चेंज आया है। तो हमारी जो रासायनिक परिवर्तन, यानी ऐसे परिवर्तन जो पुनः अपनी उसी अवस्था में वापस लौट के नहीं हो सकते, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। यानी अब आप लोगों को समझ में आ चुका है कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। अब मैं जो हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, उससे रिलेटेड आप लोगों को बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। नहीं आएगा तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको और डिटेल में बताऊंगी। अब है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के किसके फलस्वरूप होता है? रासायनिक परिवर्तन किसके फलस्वरूप होता है? वो होता है केमिकल रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? यानी नया पदार्थ बनता है तो किससे बनता है और कैसे बनता है, और हम कैसे पता लगाएंगे कि ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। इसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ साइंस चाहिए होंगे ना। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में क्या क्या चिन्ह होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। सबसे पहले मैं रासायनिक अभिक्रिया से पहले बता सकती हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, माना A+B। अभी मैं आपको यौगिकों के नाम नहीं बोलूंगी, सीधा आपको A+B ही कैसे डिनोट करूंगी। इसके बाद आपको रासायनिक तत्वों के यौगिकों के नाम लिख के आप लोगों को पूरी अभिक्रिया के बारे में बताऊंगी। A+B है और उससे C उत्पाद का निर्माण हो रहा है। यानी A भी भिन्न पदार्थ है, B भी भिन्न पदार्थ है, और दोनों के मिश्रण से कुछ नया पदार्थ बन रहा है। जरूरी नहीं है कि दो हो। पहली कंडीशन क्या है कि दो पदार्थ है, उससे नया पदार्थ बन रहा है। यानी जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। इसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक, यानी रिएक्टेंट्स। और इनसे अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे कहते हैं हम उत्पाद। यानी यहाँ पर सी क्या है? उत्पाद, प्रोडक्ट।
मैंने यहाँ पर आपको क्या लिए, दो अभिकारक लिए हैं। जरूरी नहीं है कि दो अभिकारक हो, एक अभिकारक से भी नया पदार्थ बन सकता है। कैसे? एक अभिकारक से भी दो नए पदार्थ बन सकते हैं। यानी एक अभिकारक है और कितने उत्पाद हैं? दो। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक, और जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे कहते हैं हम उत्पाद। अब सबसे पहले हम अपने प्रीवियस क्लास मतलब 9th क्लास के कुछ शब्दों को ध्यान दें अपने दिमाग में, तो हम कुछ दिमाग में लगाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था। हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था, तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में बताऊंगी। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद है या नहीं? ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था लैवोशियर ने। नियम। अब द्रव्यमान किसे कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या? अब द्रव्यमान कैसे कहते हैं? सबसे पहले अब द्रव्यमान आप लोगों ने ज्ञात होगा कि किसी पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? हम द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ की मात्रा यानी इसका वजन। तो वजन क्या है? या इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जितने अभिकारकों का वजन होगा टोटल, उतना ही उत्पाद का भी द्रव्यमान होगा। माना अगर A प्लस B का टोटल जो द्रव्यमान है वो 15 ग्राम है, यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 15 ग्राम है, जो उत्पाद निर्माण होगा वो भी कितना होगा? 15 ग्राम। यानी अभिकारकों का द्रव्यमान किसके बराबर होगा? अभिकारकों का द्रव्यमान किसके बराबर होगा? उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होगा। आज समझ में यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इसको आगे बढ़ाने से पहले ये चीजें मैंने पिछले प्रीवियस की थोड़े बहुत रिवाइज की है, ताकि आप आगे को थोड़ा समझ जाएं। और अगर ये चैप्टर आज कंप्लीट नहीं होता तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में जरूर याद करके रखिएगा। अब है किस चिन्ह, कैसे हम पता लगाएंगे कि जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, वो रासायनिक है या नहीं। हम कैसे उसको चिन्हित करेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है? तो उसके लिए हम कई चीजें देख सकते हैं। सबसे पहले है साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी लक्षण क्या है केमिकल रिएक्शन के, कंडीशंस क्या हो सकती है, लक्षण क्या हो सकते हैं, सॉरी सिम्टम्स है केमिकल रिएक्शन के। पहला है साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं। सबसे पहले है उसका गंध, उस अभिक्रिया की गंध। गंध यानी ऑर्डर। अब आप देखते हैं, हम कॉमन सी बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम कॉमन एग्जांपल से हम लेते हैं। गंध, मैं बार बार दूध की बात करती हूँ, अब हम सड़े हुए एक एप्पल की बात करते हैं, एक सेब की बात करते हैं। एक बिल्कुल पका हुआ सेब है, उसकी जो स्मेल होती है वो अलग होती है। कच्चे जो सेब है, रॉ, उसकी अलग होती है। और जो बिल्कुल सड़ गया है, रॉटन जो एप्पल है, मतलब जो सड़ा हुआ एप्पल है, उनमें गंध अलग होती है। तो उनके ऑर्डर से पता चलता है ना इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन क्या होता है उसमें? उसके अंदर कुछ केमिकल चेंज, कुछ रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि प्रत्येक जो तत्व है, प्रत्येक कोई पदार्थ है वो विभिन्न कण अणु से मिलकर बना है। तो उनके अंदर जो आयंस होंगे उनमें क्या होगा? चेंज होगा, किसी भी कारण से हो सकता है। तो उस चेंज के कारण से क्या हो सकता है? उनमें गंध आ सकती है। यानी केमिकल रिएक्शन का जो प्रथम साइन है वो क्या है? उनमें जो है ऑर्डर हो सकता है, गंध आ सकती है। सेकंड है रंग, यानी रंग में परिवर्तन हो सकता है। कलर में चेंज, रंग में परिवर्तन। अब देखिए, अब कॉमन से एग्जांपल, हम डेली यूज के जो एग्जांपल है उनकी बात करते हैं। पीतल का जो बर्तन है उसमें हरे रंग का कुछ बाहर से एक परत सी जम जाती है। हमारे तांबे के बर्तन में परत सी जमती है। अब हम उसको हटाएंगे, तांबा चमक जाएगा, लेकिन उसके कारण तांबा पतला हो जाता है।
मतलब रंग कहीं चेंज हो रहा है। तो जब रंग चेंज हो रहा है इसका मतलब है उसमें कहीं ना कहीं से, यानी आपका वो बर्तन का रंग चेंज कब होता है? जब उसको आप किसकी प्रेजेंस में रखते हैं, नमी की प्रेजेंस में, वायु होती है तो उसमें चेंज होने लगता है ना। यानी किसी ना किसी कारणवश उसमें जो चेंज हो रहा है, उसके कलर में जो चेंज हो रहा है, यानी इसमें क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तीसरा है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में यानी चेंज इन स्टेट। अवस्था कौन सी? चेंज इन स्टेट। अब आप लोगों को पता होगा कि हमारे आसपास ऑक्सीजन गैस है ना, और हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है। अब जो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। लेकिन जब दोनों का निर्माण होता है, दोनों जब मिलते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनता है हमारा H2O। क्या बनता है, H2O, यानी पानी। तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ना, यानी इस स्थान में हम वहां फिजिकल चेंज की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पर केमिकल चेंज है। यानी दोनों अलग पदार्थ थे और अलग पदार्थ से नए अणु का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर कैसा चेंज आया है, केमिकल चेंज। और इस केमिकल चेंज किसके थ्रू आया है, इस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ये केमिकल परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अब जो चौथा है वो है आपका गैस का उत्सर्जन। अगर किसी अभिक्रिया में गैस उत्सर्जित हो रही है, गैस का उत्सर्जन, वो गैस कुछ भी हो सकती है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, सॉरी इमिशन ऑफ गैसेस, गैसेस। अब किसी पदार्थ को जब हम, सिंपल सी बात है, अगर हम मीथेन गैस को जलाते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है प्लस H2O। तो उनमें क्या है, मिशन ऑफ गैसेस होती है। यानी अगर हमारे किसी भी चीज में आप लकड़ी जला रहे हैं, उसमें गैस निकल रही है ना, दो पदार्थ के साथ गैस निकल रही है, तो उसमें कैसा चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज। और कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। पांचवा है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन यानी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अगर तापमान में परिवर्तन हो रहा है, और सीधी सी बात है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। अगर आप लोगों के घर में कभी चूना, व्हाइट वॉश लगा होगा, तो कभी आपने चूने के जब पानी में चूना मिलाते हैं तो उसमें उबलता हुआ कुछ देखा है। यानी इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। और टेम्परेचर में वृद्धि यानी उसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। वो केमिकल रिएक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगी, केमिकल रिएक्शन कौन सी है। जैसे मैंने बताया ये चूना है, चूने को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड किसमें मिलाते हैं हम, तो पानी में मिलाते हैं, H2O में मिलाया, तो उसमें क्या होता है, निर्माण होता है नए पदार्थ का, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और उसके साथ ऊष्मा लिबरेट होती है, ऊष्मा निकलती है। अब इन अभिक्रियाओं के बारे में बाद में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर है कि हमने जब चूने को पानी में मिलाया तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऊष्मा का जो उत्सर्जन हुआ, यानी तापमान में परिवर्तन हुआ। ये हमें शो करता है कि वहां पर कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अब जो छठा जो आपका साइन है रासायनिक अभिक्रिया का, वो है अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट,
अभी अवक्षेप क्या होता है? जब हम कभी कभी हम दो अलग अलग यौगिकों को आपस में मिलाते हैं और वो कुछ देर समय बाद एक नया जो आपका यौगिक है वो किसी बीकर की या किसी टेस्ट ट्यूब के तले में जमा हो जाता है, वो नया पदार्थ होता है उन दोनों से भिन्न, उसको कहते हैं हम अवक्षेप, जो हम अब डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि कोई रिएक्शन अभिक्रिया हो रही है या वो रासायनिक अभिक्रिया है, तो हमको उसको कैसे चिन्हित करेंगे, इसके लिए 6 आपको मैंने उदाहरण दे दिए हैं। कैसे? पहला है गंध, गंध के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया है अथवा नहीं। दूसरा है रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन है तो वो रासायनिक अभिक्रिया होगी। अवस्था में परिवर्तन, अगर उसके स्टेट में चेंज हो रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। चौथा है गैस का उत्सर्जन, अगर किसी अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो कैसी अभिक्रिया होगी? रासायनिक अभिक्रिया। पांचवा है तापमान में परिवर्तन, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ के तापमान में चेंज हो रहा है, यानी नया पदार्थ बन रहा है और उसके में चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, तो क्या होगा? वो भी रासायनिक अभिक्रिया ही होगी। और छठा है अवक्षेप का निर्माण, यानी अगर किसी अभिक्रिया में अवक्षेप बन रहा है जो कि नया पदार्थ है तो वो भी क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगी। इस प्रकार हम रासायनिक अभिक्रिया को चिन्हित कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट कि हम कैसे, किन अवस्थाओं में, किस प्रकार, कंडीशन क्या है इन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, कौन कौन सी कंडीशंस इन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए होनी चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।